डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पारदर्शिता की ओर सरकार का एक और बड़ा कदम। ओडिशा में देश के पहले राइस एटीएम की हुई शुरुआत। लाभार्थियों को अब लाइन में लगकर नहीं लेना पड़ेगा राशन। ओडिशा के फूड सप्लाई और कंज्यूमर वेलफेयर मिनिस्टर कृष्ण चंद्र पात्रा ने की राइस एटीएम की शुरुआत। हरियाणा सरकार ने किसानों के हक में फैसला लेते हुए अंग्रेजों के जमाने के आबियाना कानून यानी कि नहर पानी पर शुल्क को किया और साथ ही सरकार ने किसानों का सभी आबियाना बकाया। पानी की कमी, उपलब्ध जल का उपयोग बढ़ाने, शहरों में पानी के दोबारा इस्तेमाल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए पानी को बचाने और बूंद से सिंचाई पद्धति पर एसोचैम की तरफ से जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में जल संकट, वैश्विक चुनौती, उपलब्ध जल की दक्षता बढ़ाने पर जोर। और अब समाचार विस्तार से। भारत के पहले राइस एटीएम यानी कि चावल एटीएम का उद्घाटन किया गया है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में इसे लगाया गया है। इस ऑटोमेटिक डिस्पेंसिंग मशीन को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चावल के वितरण को सही तरह से पूरा कर सके। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अब तक आपने एटीएम से पैसे निकलते तो देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी एटीएम से अनाज देखा है? जी हाँ, अब आप एटीएम से चावल निकलते देखेंगे। उड़ीसा के भुवनेश्वर में भारत के पहले राइस एटीएम के जरिए अब आप चावल निकाल सकेंगे। दरअसल खाद्य क्षेत्र में एक बड़ी तकनीकी विकास से भारत को पहला राइस एटीएम मिला है। उड़ीसा के फूड सप्लाई और कंज्यूमर वेलफेयर मिनिस्टर कृष्ण चंद्र पात्रा ने मंचेश्वर इलाके के गोदाम में भारत के पहले राइस एटीएम को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया। इस ऑटोमेटिक डिस्पेंसिंग मशीन को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चावल के वितरण को सही तरह से पूरा कर सके। उड़ीसा के फूड सप्लाई और कंज्यूमर वेलफेयर मिनिस्टर कृष्ण चंद्र पात्रा ने लॉन्च प्रोग्राम के दौरान इस पहल के महत्व पर जोर दिया। सारा उड़ीसा में होगा, हर जिला में होगा, माने हम करेंगे। ये जाकर हर ब्लॉक में भी होगा। अपना कार्ड में अगर 40 केजी है, 40 केजी निकल सकता है। अपना कार्ड में अगर 25 केजी है, वो 25 केजी भी निकल सकता है। राशन कार्ड धारक राइस एटीएम से टच स्क्रीन डिस्प्ले पर अपना राशन कार्ड नंबर डालकर 25 किलोग्राम तक चावल हासिल कर सकेंगे। उसके बाद बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। इस नई प्रणाली का मकसद लाभार्थियों को पारंपरिक डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स पर लंबी कतारों में प्रतीक्षा करने की जरूरत को खत्म करना है। ऐसा माना जा रहा है कि इससे सब्सिडी वाले चावल की चोरी और काला बाजारी से जुड़े मसले भी दूर किए जा सकेंगे। We feel so honored and we're also very happy that we have managed to launch this important initiative. This has been an innovation that the World Food Program has been partnering with the government as a technical partner and trying to build this innovation, testing several times in different locations. So we are very happy that finally we see this has been officially launched. राशन कार्ड का नंबर डाल के आराम से 5 मिनट या 10 मिनट में चावल ले सकते हैं और किसी को मतलब बोलना नहीं पड़ेगा या पूछना नहीं पड़ेगा कि मेरा ये कार्ड नंबर है, आप हमको दे दीजिए। ओडिशा सरकार का मानना है कि इससे राज्य में चावल की ठगी को कम किया जा सकेगा और उपभोक्ताओं को डीलरों पर बहुत अधिक निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। राइस एटीएम को अभी पायलट आधार पर भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया है, लेकिन इस बाद में इसे ओडिशा की
सभी 30 जिलों में लॉन्च करने की योजना है। अगर यह सफल रहा तो इस मॉडल को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत बाकी राज्यों तक भी लेकर जाया जाएगा। इससे कई राज्यों के लोग इस ऑटोमेटिक सिस्टम के जरिए अपना राशन हासिल कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और हरियाणा सरकार ने किसानों के हक में फैसला लेते हुए एक बड़ा ऐलान किया है। राज्य सरकार ने अंग्रेजों के जमाने के आबियाना कानून यानी कि नहर पानी पर शुल्क को खत्म कर दिया है और साथ ही सरकार ने किसानों का सभी आबियाना बकाया भी माफ कर दिया है। आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे आबियाना यानी कि नहरी पानी शुल्क से हरियाणा के किसानों को अब मुक्ति मिल जाएगी। प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल से आबियाना कर को खत्म कर दिया है। इतना ही नहीं, किसानों पर पहले के बकाया आबियाना की बकाया राशि को भी माफ कर दिया है। पानी के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। नहर खत्म होने से हिसार, कैथल और भिवानी के किसानों को सबसे ज्यादा लाभ होगा। नायब सिंह सैनी ने किसानों को एक और महत्वपूर्ण सौगात देते हुए किसानों का पिछले आबियाने का 133 करोड़ 55 लाख 48 हजार रुपए का बकाया माफ करने की घोषणा की है। साथ ही भविष्य के लिए भी आबियाना खत्म हो गया है। इससे किसानों को प्रतिवर्ष लगभग राहत मिलेगी। अंग्रेजों के समय के कानून को समाप्त करते हुए कैबिनेट ने यह ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि 1 अप्रैल 2024 से किसानों से आबियाना नहीं लिया जाएगा। किसानों को नहरों से सिंचाई के लिए आबियाना देना होता, जिसे अब सरकार ने लिया है। इस फैसले से हर साल लगभग 54 करोड़ रुपए की राहत किसानों को मिलेगी। इसके अलावा जिन किसानों को 1 अप्रैल 2024 के बाद आबियाना जमा करने के नोटिस भेजे गए थे, उन्हें भी वापस ले लिया जाएगा। यदि किसी किसान ने इस अवधि के बाद आबियाना का भुगतान कर दिया है तो उसे भी वापस कर दिया जाएगा। अब राज्य के किसान कहीं से भी ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए मोटर ले सकते हैं। इसके साथ ही हरियाणा के किसान अब नए ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए 3 स्टार वाली मोटर देश भर से कहीं से भी खरीद सकते हैं। वर्तमान में प्रदेश में 3 स्टार मोटर की केवल 10 कंपनियां पंजीकृत है। अब देश में 3 स्टार मोटर बनाने वाली सभी कंपनियां हरियाणा के पैनल पर आ जाएंगी और किसान अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी कंपनी से 3 स्टार मोटर खरीद सकेंगे। इससे 31 दिसंबर 2024 तक नए ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन करने वाले किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके अतिरिक्त बिजली का ट्रांसफार्मर खराब होने पर ट्रांसफार्मर का खर्चा किसान से नहीं लिया जाएगा। ट्रांसफार्मर बिजली निगमों द्वारा अपने खर्चे पर बदले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संगीता अग्रवाल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और नई दिल्ली में एसोचैम की तरफ से जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने हिस्सा लिया। उन्होंने पानी की कमी, उपलब्ध जल का उपयोग बढ़ाने, शहरों में पानी के दोबारा इस्तेमाल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए पानी को बचाने और बूंद से सिंचाई पद्धति पर जोर दिया। और केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री से बात की हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। जल की है, जल संकट का समाधान कैसे हो, कैसे पानी की खपत को रोका जाए, कैसे पानी का इस्तेमाल हो। इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। निश्चित रूप से ये एक प्रिवेंटिव मेजर्स है, लोगों में अवेयरनेस लाने का कि लोग समझें कि वाटर के इफ़िशिएंसी को हमको बढ़ाना है, वाटर यूज़ को कम करना है, लोग अनावश्यक पानी ना बहाएं। वाटर हमारे लिए एक बहुत ही प्रेशियस चीज़ है, बहुमूल्य चीज़ है और इसके इस्तेमाल को सही ढंग से करें ताकि आने वाले जनरेशन को पानी की कमी ना हो। कैसे पानी का दोबारा यूज हो, जिसको रीयूज आपने कहा, जैसे इंडस्ट्री में या बाकी जगहों में, तो उसके लिए आपने क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं? देखिए, हम लोग एक तो जितना पर डे हम लोग वाटर यूज़ करते हैं उसका मैक्सिमम पार्ट एज ए ग्रे वाटर हम लोग निकल जाता है। ग्रे वाटर का मतलब ये होता है कि जो वाटर सॉइल फीकल मैटर से या यूरिन से कंटामिनेटेड नहीं है, तो वैसे वाटर को हम लोग
इरिगेशन में यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे घर आंगन में पौधे होते हैं वैसे पौधे को सिंचित करने के लिए, या बगल में कोई खेती बाड़ी ऐसी है जहाँ पर उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये रिसाइकलिंग एक पानी का दोबारा यूज़ हो सकता है, और इससे क्या है कि हम वेस्ट जो सिंचाई में दूसरा पानी लगाते हैं उससे हम बच सकते हैं और पानी के एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन के जरिए भी जल पानी की खपत को कम किया जा सकता है, तो इसमें कौन सी खेती को आप चाहेंगे कि ताकि पानी की खपत कम हो? इरिगेशन के माध्यम से हमारी सरकार, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का ये प्रयास है कि हम वाटर एफिशिएंसी को बढ़ाएं, ग्राउंड को रिचार्ज करें, अर्थ को रिचार्ज करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, भूजल के स्तर को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे खेती हैं जिसमें पानी की आवश्यकता कम होती है। बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पर पानी जल स्तर गिर रहा है, तो वैसे जगह पर ऐसे खेती को हम लोग डिस्करेज करते हैं जिसमें प्लांट पानी की ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि मान लीजिए कि पैडी की खेती होती है, बनाना की खेती होती है, ऐसे इन पौधों को ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो जहाँ भूजल गिर रहा है वैसे जगह पर हम लोग ऐसे खेती को प्रमोट नहीं करते हैं। पानी की किल्लत, डार्क जोन बढ़ता जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, शहरों के लिए हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं और अर्थ को रिचार्ज करते हैं हम लोग, तो जिससे आने वाले दिनों में जो ये जल की समस्या है वो निश्चित रूप से कम होगी। ये थे केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री, और जिन्होंने बताया कि कैसे जो पानी की जो संकट है, पानी की जो चुनौती है, उस चुनौती को कम किया जा सकता है। कैमरामैन सुमित के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और देश में सरकार की अलग अलग के जरिए बायो फार्मा इंडस्ट्री को मजबूती प्रदान की जा रही है। और नई दिल्ली में राष्ट्रीय बायो फार्मा मिशन कॉन्क्लेव के दौरान पिछले 5 सालों में मिशन के जरिए आए बदलावों को लेकर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय बायो फार्मा मिशन की वजह से आए बदलाव पर एक किताब का विमोचन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि तेजी से उभरती हुई भारतीय अर्थव्यवस्था जल्द ही 5वें से 3रे स्थान पर पहुंचेगी, जिसमें बायो फार्मा सेक्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता नजर आएगा। और साथ ही उन्होंने कहा है कि पीपीपी मॉडल से बायो फार्मा इंडस्ट्री के विकास को गति मिलेगी और अनुसंधान को भी बढ़ावा मिलेगा। India is moving upward as an economy. We are already 5th, going to be 4th, going to be 3rd in next 2-3 years. And when we reach the top, which is of course envisaged as 2047, it could be earlier also, bioeconomy is going to play a very important component in India's future growth story, the future growth economy. Planned and suggested, moved a proposal for having another policy for biomanufacturing, where we would have a dedicated program with the separate budgeting, and coupled with that the National Research Foundation, the Anusandhan which we name, which will have about 70-60% of contribution from the non-government resources. और उत्तर प्रदेश में तेज बारिश के चलते गंगा नदी दोनों राज्यों के कई जिलों में उफान पर है। बलिया में गंगा खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है, तो वहीं वाराणसी में कल देर रात तक गंगा का जलस्तर 69 मीटर से ज्यादा हो गया और इससे 85 घाट डूब गए और घाट के किनारे के 500 मंदिर भी नदी के पानी में डूब गए हैं। और उड़ीसा में भी भारी बारिश जारी है। भुवनेश्वर की IMD निदेशक मनोरमा मोहंती ने के अनुसार चक्रवाती परिसंचरण और सक्रिय मानसून टर्फ के कारण उड़ीसा में अगले 5 से 7 दिनों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। 48 घंटे के भीतर 1-2 स्थानों पर बारिश हो सकती है। झारसुगुड़ा, संबलपुर समेत कई अन्य जगहों में भारी बारिश की संभावना है और 9 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 आवर्स में भारी बारिश होने का संभावना है एक आध जगह में, जैसे झारसुगुड़ा, संबलपुर, सुंदरगढ़, बरगढ़, नवरंगपुर, कोरापुट, कलाहांडी, नुआपड़ा और बलांगीर डिस्ट्रिक्ट में 10 तारीख से भारी बारिश का कोई आगाही नहीं है। 10, 11, 12 तारीख तक आगाही नहीं है, लेकिन 13 तारीख में हो सकता है कि एक आध जगह में कहीं भारी बारिश हो सकता है। अभी यहाँ का मौसम अच्छा रहेगा, लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकता है, हेवी रेन होने का ज्यादा संभावना नहीं। और आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव।
मंडियों में इन दिनों मूंगफली की आवक सामान्य बनी हुई है। तो एगमार्क नेट के मुताबिक देश की अलग अलग मंडियों में मूंगफली के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में 7 अगस्त को मूंगफली का भाव रहा 5,750 रुपए। 8 अगस्त को इसके भाव में 50 रुपए की गिरावट देखने को मिली, जिसके बाद भाव 5,700 रुपए पर आ गया। जबकि राज्य की ही जस्ता भाव बढ़त रही। यहाँ 7 अगस्त को मूंगफली का भाव था 5,500 रुपए। 8 अगस्त को इसके सौदों में 100 रुपए की तेजी आई, जिसके बाद मूंगफली 5,600 रुपए पर बिकी। मंडी में बीते बुधवार को मूंगफली का भाव रहा 5,760 रुपए। गुरुवार को इसके भाव में 35 रुपए की नरमी देखने को मिली, जिसके बाद भाव 5,725 रुपए हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश अगस्त को मूंगफली का भाव रहा 5,050 रुपए। 8 अगस्त को इसके भाव में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,000 रुपए पर आ गया। राज्य की मैनपुरी मंडी में इस दौरान मूंगफली के भाव में कुछ बढ़त देखने को मिली। यहां 8 अगस्त को मूंगफली 10 रुपए चढ़कर 4,310 रुपए पर बिकी। निर्यात में कमी देखने को मिली है। एपेटा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024-25 में अप्रैल महीने के दौरान देश से होने वाला मूंगफली का निर्यात 60,302 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 72,836 टन का हुआ, यानी अप्रैल महीने के दौरान के निर्यात में 12,000 टन तक की कमी देखने को मिली है। वहीं मूंगफली की पैदावार पर नजर डालें तो घरेलू स्तर पर इस साल रबी और खरीफ मूंगफली की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल मूंगफली की उपज 86,54,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान कुल मूंगफली की पैदावार 102,97,000 टन रही थी। 2023-24 के दौरान 16,43,000 टन तक की कमी देखने को मिल सकती है। इसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के बाजार भाव पर पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में मूंग भी शामिल है। मूंग की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 8,558 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के दौरान 124 रुपए बढ़ाकर 8,682 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। मंडियों में मूंग की आवक सामान्य है। बात भाव की करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जसदण मंडी में 7 अगस्त को मूंग का भाव रहा 7,750 रुपए। 8 अगस्त को इसके भाव में 250 रुपए की गिरावट देखने को मिली, जिसके बाद भाव 7,500 रुपए हो गया। राजकोट मंडी में इस दौरान मूंग के भाव में बढ़त रही। यहाँ 7 अगस्त को मूंग का भाव था 7,950 रुपए। 8 अगस्त को इसके सौदों में 50 रुपए की तेजी आई, इसके बाद मूंग 8,000 रुपए बिकी। कर्नाटक की कुस्तगी मंडी में बीते बुधवार को मूंग का भाव था 6,350 रुपए। गुरुवार को इसके भाव में 650 रुपए का उछाल आया और भाव हो गया 7,000 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की मंडी में 7 और 8 अगस्त को मूंग के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 7,500 रुपए पर बना रहा। 7 अगस्त को मूंग का भाव था 7,950 रुपए। 8 अगस्त को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 7,950 रुपए पर बरकरार रहा। बाजार में कमी का अनुमान जताया गया है, जिसका असर मूंग के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2023-24 के दौरान मूंग की पैदावार 15,60,000 टन होने की उम्मीद है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 36,76,000 टन रही थी। इनसे भरपूर दालों के निर्यात की बात करें तो देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल कुछ कमी देखने को मिली है। एपेटा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024-25 में अप्रैल महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 66,421 टन का हुआ है, जबकि साल 2023-24 के दौरान दलहन का
कुल निर्यात 88,240 टन का हुआ था, यानी अब तक कुल दलहन निर्यात में करीब 21,000 टन तक की कमी देखने को मिली है। और मंडी खबर के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जम्मू कश्मीर के जम्मू वाले हिस्से में बारिश की संभावना को देखते हुए मक्का के खेत में उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। खरीफ की दलहनीय फसलों और सब्जियों में भी बारिश का फालतू पानी जमा न होने दें। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी धान, मक्का और सब्जियों के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था करना जरूरी है। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ के किसानों को भी सलाह है कि तिल और धान में बारिश का फालतू पानी न जमा होने दें। उत्तराखंड के किसान सब्जियों और बागानों में भी पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ के पूर्वी हिस्सों में खरीफ की सब्जियां बोने की तैयारी करें। पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान खीरा, लौकी, भिंडी, चौलाई और मूली की बुवाई का काम कर सकते हैं। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बैंगन, टमाटर और मिर्च की रोपाई करें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगेती फूल गोभी की रोपाई भी की जा सकती है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में सब्जियों की नर्सरी में उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना को देखते हुए अरहर की फसल में फालतू पानी जमा न होने दें। पंजाब और हरियाणा किसान कपास, मक्का, अरहर और सब्जियों के खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डाले, जबकि सिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने जरूर कर ले। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर की गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दे। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है।
और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में लालू प्रसाद यादव के करीबी अमित कात्याल के खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। गुरुवार को कार्रवाई करते हुए ईडी ने अमित कात्याल की गुरुग्राम में 70 एकड़ जमीन, फ्लैट, मुंबई में कुछ, दिल्ली में एक फार्म हाउस और उनकी रियल्टी कंपनी की फिक्स्ड डिपॉजिट एंड कानून के तहत जब्त कर ली है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व सीएम मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल में होने वाली देरी के आधार पर मनीष सिसोदिया को जमानत दी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पुणे ISIS मॉड्यूल के आतंकी रिजवान अली को गिरफ्तार किया है। यह आतंकी NIA की लिस्ट में शामिल था और साथ पर NIA ने 3 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था। IIT कानपुर में केमिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर जयंत कुमार सिंह ने अपनी टीम के साथ मुंह के कैंसर का पता लगाने के लिए एक पोर्टेबल उपकरण विकसित किया है। ये उपकरण सुरक्षित, विकिरण मुक्त होने के साथ ही इसमें किसी भी रसायन या प्रक्रिया के प्रयोग नहीं किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी राज्य में जनसंवाद यात्रा निकालेगी। राज्य के कुल 750 जगहों पर पार्टी सम्मेलन करेगी। केरल के वायनाड में आए भूस्खलन ने तबाही मचा दी है और अभी भी वहां के हालात सामान्य नहीं हुए हैं। भूस्खलन प्रभावित इलाकों में तलाशी अभियान आज भी जारी है। आपदा स्थलों के मलबे के नीचे दबे अवशेषों की तलाशी के लिए कुत्तों की सेवा भी ली जा रही है। हरियाणा सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा फैसला लिया है। राज्य के मुख्यमंत्री नायाब सैनी ने 1.20 लाख अनुबंधित यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों को पक्का करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले की जानकारी खुद दी। तमिलनाडु में 5 जुलाई को हुई बसपा नेता के आर्मस्ट्रांग की हत्या के पीछे कांग्रेस का लिंक बताया जा रहा है। भाजपा प्रवक्ता शरद पूनावाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो पोस्ट में राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस SC/ST की सबसे बड़ी विरोधी पार्टी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा लिया। मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में बड़ी संख्या में लोगों ने इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस मौके पर शिंदे मंत्रिमंडल के कई सहयोगी भी नजर आए। तीर्थ यात्रियों का एक और नया जत्था यात्रा के लिए रवाना हुआ है। कड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पंथा चौक बेस कैंप से यात्रा के लिए तीर्थ यात्री रवाना हुए और अब तक 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल हुए हैं। तो किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। यार सिद्धि साहब क्या हो, जिस भी गाना लेते हो कुछ अलग ही रंग जमा देते हो। भारत का अमृत कलश हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। कृषि स्टार्टअप के सफर में आज हम आपको लेकर चलेंगे उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में, जहां पर एक डेयरी प्लांट चलाया जा रहा है। मेरी वाइफ और मैंने पहले गाय से स्टार्ट काम करा, दूध बेचा, कुछ फाइनेंशियली स्थिति भी अच्छी हुई हमारी, तो उस वजह से फिर हमें इधर डेयरी की तरफ रुझान हुआ। मैं निशा कौशिक, मैं सुदीप कौशिक, हम आ रहे हैं अपना स्टार्टअप सफल लेकर। देखिए कृषि स्टार्टअप इस शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ DD किसान पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।